हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्कोरिंग आइडिया और मैं हूं आपका टीचर सौरभ। बच्चों, आज हम लोग जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है क्लास 11th के इकोनॉमिक्स का, आज हम वो चैप्टर का जो बजट लाइन है वो करने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले हमने जो इसके अब पहले के जो कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोचेज़ हैं वो हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पे, आप जाके उसे देख सकते हैं। उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में मैं उसके सारे लिंक्स भी दे दूंगा। आप वो पहले जाके देख लेना और उसके बाद आके ये वीडियो शुरू करना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बच्चों देखिए, यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं ये हमारा बजट लाइन जो है। बजट, सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि बजट होता क्या है। बच्चों, बजट के बारे में आप लोग हम हर साल सुनते होंगे कि जो इकॉनमी में बजट होता है वो बनाया जाता है, पार्लियामेंट में रखा जाता है। अब वो एक्चुअली हम लोग समझते हैं कि बजट जो है वो जस्ट एक रेगुलर प्रोसीजर है। लेकिन उसको अगर आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो बजट बेसिकली ये होता है, ये एक इकोनॉमिक का प्रिंसिपल होता है। जैसे कि हम लोग इकोनॉमी में मानते हैं कि जो रिसोर्सेज होते हैं हमारे, वो हमारे वांट्स जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं और रिसोर्सेज जो होते हैं वो स्कार्स होते हैं। दैट मीन्स हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात करते हैं। तो जब भी कोई इकोनॉमी में बजट रखा जाता है, बजट जो होता है वो प्रपोज किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, जो लास्ट ईयर की इनकम होती है कंट्री की, जो नेशनल इनकम होता है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग अगले साल के लिए अपना एक प्लान तैयार करते हैं। तो एक बजट जो होता है वो इन शॉर्ट एक ब्लूप्रिंट होता है, जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट जो है वो नेक्स्ट 1 ईयर के लिए, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए डिफरेंट सेक्टर्स में खर्च करने वाली है। ठीक है, उससे उसमें उसमें उनको ये पता चलता है कि उनके पास टोटल कितना रेवेन्यू आएगा और उस रेवेन्यू से उनको किस किस सेक्टर को कितने कितने पैसे देने हैं, जिससे कि वो आगे फर्दर डेवलप कर पाएँ। तो अगर अब हम यहाँ पर बात करें तो बजट जो है वो सिर्फ एक गवर्नमेंट का मैटर नहीं होता है। ये ऑलमोस्ट देखा जाए तो फर्म्स के लिए भी होता है और इंडिविजुअल्स के लिए भी होता है। अगर हम उस बड़े कॉन्सेप्ट को, मैक्रो कॉन्सेप्ट को अगर हम हाउस होल्ड सेक्टर में लेके आते हैं, उसके बाद अगर हम उसको समझते हैं तो एक फैमिली का भी बच्चों बजट ऐसा ही चलता है जैसा कि गवर्नमेंट का होता है। आपको अपनी इनकम जो होती है वो पता होती है। एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए हमारी इनकम फिक्स्ड होती है और अकॉर्डिंग टू द अजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक्स हम कंज्यूमर्स की इनकम को ऐसे भी कांस्टेंट मानते हैं कि वो बहुत एक शॉर्ट पीरियड में जो है इनकम में कोई चेंज नहीं आता है। तो अगर हम बजट लाइन की बात करें तो कोई भी फैमिली जो होती है उसके पास जो एक स्पेसिफिक इनकम होता है वो फिक्स्ड होता है। अब आउट ऑफ दैट इनकम उनको राशन करना पड़ता है, बिल्कुल उसको डिवाइड करना पड़ता है डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेंसेस पे। क्योंकि हमारे पास जो है वो लिविंग, जो हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है, एक वो होता है जिसमें कि आपका रेंट आ गया, जो डेली ग्रॉसरीज आप यूज़ करते हो और जो भी टाइप की यूटिलिटीज़ यूज़ करते हो, कपड़े खरीदते हो, उसके बाद आप एजुकेशन पे खर्च करते हो। अगर कोई मेडिकल केस है घर में तो आप मेडिकल जो हेल्थ केस होते हैं, कंसर्न्स होते हैं, उनके ऊपर खर्च करते हो। कुछ जो होते हैं वो आपके रिक्रिएशनल जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जस्ट टू मेक योर माइंड फ्री आउट ऑफ द बोलते हैं ना, सोशल स्ट्रेस, आपको कुछ रिक्रिएशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो उन चीज़ों पे हम अलग अलग अपना बजट जो होता है वो बना के रखते हैं आउट ऑफ द गिवन इनकम। अब इसमें क्या होता है बच्चों, बजट में जबकि हमारा इनकम फिक्स्ड होता है, अगर कोई भी एक एक्सपेंस अगर आपका बढ़ता है किसी पर्टिकुलर मंथ में, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि आपको दूसरे में से आपको कोई ना कोई कुछ अमाउंट जो होता है वो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, यानी आपको कम करना पड़ेगा। अगर इन केस अगर इस साल आपके एजुकेशनल एक्सपेंसेस ज़्यादा हों, अपार्ट फ्रॉम जो रेगुलर आपका एक्सपेंस होता है उससे अगर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में आप क्या करोगे, जो आपका रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं या जो कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं जिसमें उतना बजट की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें कंट्रोल कर सकते हो, तो वहाँ से हम बजट काट के उसमें एजुकेशन में जो होता है वो हम खर्च करेंगे। अगर हेल्थ कंसर्न्स आ जाते हैं तो उस केस में भी हम कुछ वो ऐसे खर्चे जो होते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस जो होते हैं जिसमें जो आप नहीं करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, उनमें से खर्च काट करके आप वहाँ पे अपना जो मनी है वो स्पेंड करोगे, बिकॉज हेल्थ इज़ अ मेजर कंसर्न। तो यही जो कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, इसको हम बोलते हैं बजट। इसमें क्या होता है, एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू स्पेसिफिक सेक्टर्स, टू स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। आपके जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो कंजम्पशंस हैं, हम वहाँ पर जो मनी जो होता है, एक्सपेंडिचर होता है, उसको राशन कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं बजट।
तो बच्चों अब बजट लाइन जो होता है ये थोड़ा सा स्पेसिफिक टर्म हो जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बजट लाइन को नॉर्मली क्या होता है, एक हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं और उससे स्टडी करते हैं हम लोग बेसिकली किसी भी, चाहे वो हाउस होल्ड इकोनॉमी हो, चाहे वो माइक्रो इकोनॉमी हो, चाहे वो मैक्रो इकोनॉमी हो, आप किसी भी सेक्टर में देख सकते हैं, सिमिलर कॉन्सेप्ट होता है। तो बच्चों बजट लाइन को हम दूसरे सेंस में इनकम लाइन भी कहते हैं। अब इनकम लाइन क्या हुआ कि बजट में हम लोग जब भी हम बजट में जो इनकम जो कंस्ट्रेंट होता है वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, बिकॉज इनकम आपकी फिक्स्ड है और उसी से आपको बजट में जो भी आपने एलोकेट किए हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो आपका मनी एलोकेट होता है एक्सपेंडिचर में, वो आप उसी इनकम से करते हो। तो दैट मीन्स कि आपने जो टोटल कंजम्पशन किया वो दैट विल बी इक्वल टू योर इनकम। तो इस केस में क्या हो जाता है, जो आपका बजट का टोटल फिगर होता है दैट विल बी इक्वल टू योर इनकम। तो इस वजह से हम इसको इनकम लाइन भी बोलते हैं। हम उसी इनकम को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके अलग अलग सेक्टर्स पे स्पेंड करते हैं। तो इसमें अगर हम इसके डेफिनेशन में देख लें तो यहाँ हुआ डेफिनेशन का मतलब हुआ कि अ लाइन, एक बेसिकली हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, एक लाइन या कर्व बोल लो आप इसको, दैट रिप्रेजेंट्स ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। अब यहाँ देखिए बच्चों मेन बात आ रही है टू गुड्स की। अब ये टू गुड्स ही हम यहाँ पर लेते हैं क्योंकि ऐसे से हम सिर्फ दो गुड्स को कंज्यूम नहीं करते हैं, मल्टीपल गुड्स को कंज्यूम करते हैं। बट इकोनॉमिक्स में नॉर्मली हम लोग जब भी स्टडी करते हैं तो दो गुड्स के बारे में, आपने सिंगल कमोडिटी और टू कमोडिटी केस भी पढ़ लिया, जो पिछले वीडियो की बात कर रहा था मैं, आप वहाँ जाके देख लेना, उसके भी एक सेपरेट वीडियो, मैं सारे लिंक्स इसी वीडियो में डाल दूंगा, आप जाके सिस्टमैटिकली उसको देखना और उसके बाद इस वीडियो पे आना, तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका बेसिकली अजम्पशन क्या हो बच्चों कि हम दो गुड्स, कंज्यूमर जो होता है हम ये मान के चलते हैं कि उसकी इनकम फिक्स्ड है और वो दो गुड्स को यूज़ करता है और उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को स्टडी करते हुए एक ग्राफ बनाते हैं हम, जो कि एक कर्व होता है, एक लाइन होता है और वो एक गिवन इनकम पे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो करता है कि एक दो गुड्स में क्या कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं जिसको कंज्यूमर खर्च करके और उसको अवेल कर सकता है, दोनों गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों। ये फॉर्मूला बोल लो या आप इसका इक्वेशन बोल लो, ये हो गया बच्चों आपको आपका बजट या बजट कंस्ट्रेंट भी बोलते हैं इसको, बहुत अलग अलग नाम से हम जानते हैं, बजट कंस्ट्रेंट। ठीक है, बजट कंस्ट्रेंट या बजट, आप सिंपल बस को बजट बोल सकते हो। अब इसका देखिए यहाँ पे दो गुड्स हैं, पहला वाले में हम क्या देख रहे हैं, पीएक्स यानी एक्स कमोडिटी है हमारा और उसका पी है प्राइस, यानी प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इनटू क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स कमोडिटी, दैट मीन्स आप जो एक्स कमोडिटी को कंज्यूम करने के लिए जितना पैसा खर्च कर रहे हो ये वो फिगर आएगा। उसी तरह बच्चों ये वाई के लिए आएगा, तो वाई पे आपने जो एक्सपेंडिचर किया वो आया एक्सपेंडिचर वाई। अब हम इन दोनों को अगर प्लस करते हैं तो ये आपके इनकम के बराबर होगा। ठीक है, अब जैसे इसको हम एक छोटा सा एग्जांपल, आप इसको साथ में बच्चों लिखते चलो तो बेटर होगा, क्योंकि वो एक लाइक एक पिक्चर आपका माइंड में बन जाता है, तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आता है। अब जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको देखते हैं कि एक्चुअली क्या होता है बजट। अब जैसे यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर है, अगर हम उसका इनकम है, यहाँ पर हम एम लेंगे, एम जो है वो टोटल 200 रुपीज़ का है। ठीक है, 200 रुपये कंज्यूमर की इनकम है। और यहाँ पर अगर हम प्राइस देखते हैं तो कमोडिटी एक्स का प्राइस जो है वो है आपका 40 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, 40 रुपीज़ पर यूनिट, और पी वाई जो है वो है आपका 20 रुपीज़ पर यूनिट। तो बच्चों ये प्राइस हो गया, ये आपका इनकम हो गया, दोनों एक्स और वाई का। अब यहाँ पर कंज्यूमर के पास बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होंगे। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर जो कंज्यूमर है वो पूरा का पूरा गुड एक्स यूज करता है, लाइक पूरे का पूरा गुड एक्स खरीद लेता है, पूरा 200 रुपये यहाँ पर खर्च कर देता है वो गुड एक्स खरीदने में, तो इसमें इसका अगर हम देखेंगे कि वो कितने यूनिट्स कंज्यूम करेगा, तो हम इसको डिवाइड करते हैं 40 से। तो बच्चों ये कितना हो गया, 5। मतलब ये टोटल 200 में 5 यूनिट जो है वो एक्स का खरीदेगा और कंज्यूम करेगा, लेकिन वाई उसके लिए लाइक उसके पास अब
कोई भी पैसा नहीं बचता है। दैट मीन्स कि पूरा का पूरा 5 यूनिट जो है वो खरीद कर अपना पूरा इनकम डिस्पोज कर देता है। अब दूसरे केस में देखते हैं, अगर हम पी वाई के केस में, तो इस केस में भी वही होगा बच्चों, 200 रुपये उसके इनकम है और इसका जो कमोडिटी है इसका प्राइस है आपका 20, तो इस हिसाब से आपका ये 10 यूनिट्स ऑफ वाई कंज्यूम कर सकता है। तो ये दो जो यूनिट्स आपको मिले इन्हीं को हम बोलते हैं बच्चों कॉम्बिनेशन, इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन। दैट मीन्स अगर यहां पर हम दो कॉम्बिनेशन देखें तो क्या हुआ बच्चों, ये x ले लिया, ये y ले लिया। x का अगर वो 5 यूनिट कंज्यूम करता है तो इधर 0 आ जाएगा, और अगर ये y का ये 10 यूनिट यूज़ करता है तो इधर 0 आ जाएगा। ये एक आपका कॉम्बिनेशन हुआ, ये वाला एक कॉम्बिनेशन, ये वाला दो कॉम्बिनेशन। अब ज़रूरी नहीं है यहाँ पर कि कंज्यूमर को दोनों में से कोई एक गुड को ही कंज्यूम करना है। ये तो हमने बस एक एग्जांपल लेके समझा कि कॉम्बिनेशन बेसिकली क्या होता है। तो ये जो 5-0 का कॉम्बिनेशन है और 0-10 का कॉम्बिनेशन है, बट हम इनके बीच में भी कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं जिसमें कि हम कुछ यूनिट ऑफ एक्स लें और कुछ यूनिट ऑफ वाई लें। तो उस केस में क्या होता है, आपको एक पूरा शेड्यूल बन जाता है, मिल जाता है, और उसके बाद आपका एक ग्राफ बनता है और उसको हम स्टडी करते हैं। तो चलिए देखते हैं अब हमारे नेक्स्ट जो ये है स्लाइड, इसमें हमारा क्या है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम देख रहे हैं, बेसिकली एनालाइज करने वाले हैं कंजम्पशन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, यानी हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ एक्स और वाई को कंपेयर करके एक ग्राफ में देखेंगे कि जब हमारा लाइन बनेगा, बजट लाइन, वो कैसा होगा, क्या शेप का होगा और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, क्या फीचर्स होंगे और उसका आउटकम क्या निकल के आता है। तो अब यहाँ पर हमने एक हाइपोथेटिकल फिगर ले लिया है, यूनिट एक्स और यूनिट वाई ले लिया है, और ये डिफरेंट 4 कॉम्बिनेशन है। इनको हम ए बी सी मार्क कर सकते हैं, ए बी सी और डी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम ये ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। इधर हमने वाई एक्सिस लेना है, ये हमने ले लिया, ये वाइट कर लेता हूँ मैं, ये हमने बच्चों वाई एक्सिस लिया, ये हमने लिया एक्स एक्सिस। ठीक है, अब हम एक्स और वाई के हिसाब से यहाँ पर फिगर्स जो होता है, जो स्केल्स लेंगे वो यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 0, अब हम पहले x का ले रहे हैं, या चलिए y का ले लेते हैं पहले। तो y एक्सिस पे हमारा बेसिकली क्या है, यूनिट y। तो यहाँ पर देखिए 0 to 60 है, तो हम अगर यहाँ पर 20-20 में डिवाइड करते हैं, या 10-10 पे डिवाइड कर लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50 और यहाँ लिया 60। अब उसी तरह x का लेंगे बच्चों, यहाँ पर 0 से लेके 30 तक है, हम यहाँ भी 10-10 का ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, एक एक्स्ट्रा शो करने के लिए ले लेते हैं 50। तो बच्चों हमारा ग्राफ का जो है जो लेआउट है हमारा वो तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन कॉम्बिनेशंस को यहाँ पुट करके देखते हैं क्या निकल के आता है। अब यहाँ देखिए, हमने सबसे पहले y एक्सिस पर लिया, y का क्वांटिटी कितना है बच्चों, 60, और यूनिट ऑफ x जो है वो 0 है। दैट मीन्स ये देखिए, ये यूनिट ऑफ x, ये x का यहाँ 0 हुआ। अब इसी के ऊपर में हम यहाँ लेके चलते हैं तो 60 पर है। अभी हम लाइन का कलर चेंज करते हैं ताकि आपको डॉट्स दिखें। ये देखिए, ये आपका पहला डॉट आया, यानी 0 और 60, ये 0 and 60, ये पहला हुआ। दूसरा केस क्या है बच्चों, 10 and 40, दूसरा वाला है ये 10, x का 10 और इसका हो गया बच्चों 40, तो समवॉट यहाँ पे आएगा, ये मार्क कर लिया। फिर 20 and 20, इसका 20 और इसका 20, तो ये भी समवॉट यहाँ पे आएगा बच्चों। और फिर 30 and 0, अब इसका 30 और इसका 0, तो ये 0 पॉइंट पर आएगा, यानी इसी पॉइंट पर आएगा। तो हमको बच्चों ये 4 पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, अब इसको हम मार्क कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे इसको मार्क कर लिया आपने A, इसको मार्क कर लिया B, इसको मार्क कर लिया C, और ये यहाँ मार्क हो गया हमारा D। ठीक है, अब हम इसको लाइन बना लेते हैं, इसका ये लाइन ले लेते हैं, स्ट्रेट लाइन यहाँ से। अब ये देखिए, हमने इसको मार्क किया तो ये आपको एक लाइन दे रहा है जो स्ट्रेट ऐसा। ठीक है, ये हमारा लाइन हो गया। अब अगर हम इस लाइन को स्टडी करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं,
ये पॉइंट और ये पॉइंट ए और डी देखिए दो अलग है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि स्टार्टिंग एक इनिशियल पॉइंट है और एक फाइनल पॉइंट है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं 60 और 10 में, तो ये यहाँ से ये वाई एक्सिस का शुरू हो रहा है, ये 60 और इधर का 0, और इधर एक्स एक्सिस का ये 30 एंड 0, ये हमारा पॉइंट है। तो इस अब यहाँ से जो हमने खींच के एक लाइन बनाया, इसी को बच्चों बोलते हैं हम लोग, इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं बजट लाइन। ये हो गया हमारा बजट लाइन, यानी इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई इज इक्वल टू कैपिटल एम। ये आपका बजट लाइन या बजट इक्वेशन है। क्लियर। अब यहां पर अगर आप इसके फिगर को देखें तो ये कैसा आ रहा है, इसका डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, यानी ऊपर से डिक्लाइन होता हुआ ये नीचे की तरफ एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब इसका प्रॉपर्टी, अगर हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इसका प्रॉपर्टी क्या हुआ बच्चों, स्ट्रेट लाइन sloping downwards from left to right। ठीक है बच्चों, और इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं इनवर्स रिलेशन, इनवर्स, या फिर इसको हम बोलते हैं नेगेटिव स्लोप। ठीक है। क्या रीजन होगा बच्चों इसका नेगेटिव स्लोप का, नेगेटिव स्लोप का मतलब ये हुआ कि ऊपर से नीचे की तरफ हमारा लेफ्ट टू राइट अगर स्लोप आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो चीज़ डिक्रीज हो रही है। दैट मीन्स कि दोनों जो हम ये एक्सिस लेते हैं, दोनों एक्सिस पे जो हमने यूनिट्स लिए हैं, इन दोनों में यानी गुड एक्स और गुड वाई में इनवर्स रिलेशनशिप है। दैट मीन्स इनवर्स का मतलब क्या हुआ, एक अगर इंक्रीज होगा तो दूसरे साइड से डिक्रीज होगा, अगर दूसरे साइड वाला इंक्रीज होगा तो इस साइड से डिक्रीज होगा। दैट मीन्स दोनों उल्टे डायरेक्शन में चलेंगे, तो इसको हम बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। और अगर दोनों इंक्रीज या दोनों डिक्रीज होते हैं तो उस केस में हम उसको पॉजिटिव रिलेशन बोलते हैं या पॉजिटिव स्लोप बोलते हैं। तो ये आपका बजट लाइन का स्लोप जो है वो क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो अभी हम कंस्ट्रेंट ऑन स्लोप की बात कर रहे थे। अब जैसे देखिए यहां पर एक इक्वेशन लाइक एक कंडीशन की बात हो रही है, हमने ये डिस्कस तो कर लिया है, बट हम इसके बारे में स्लोप का जैसे देखते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं, बेसिकली हम लोग वो देखेंगे यहाँ पे चेंजेस में। तो जैसे अब यहाँ पर हम लोग एक रफ फिगर लेते हैं, अब इसमें दो कंडीशन, अब यहाँ पर एक फिगर ले लेते हैं हम लोग, रफ बजट लाइन। यहाँ हम कोई मार्क नहीं करने वाले हैं, यहाँ जस्ट एक बजट लाइन को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं समवट। ये है, सपोज कीजिए ये हमारा बजट लाइन है। ठीक है। अब यहाँ पर हम जब भी स्लोप निकालते हैं, अब देखिए जो भी बजट लाइन में बच्चों कॉम्बिनेशंस मिलेंगे आपको, वो इसी लाइन के ऊपर आएगा। ये चीज आपने इंडिफरेंस कर्व में भी पढ़ लिया था। ये देखिए कोई भी पॉइंट हम यहां लेते हैं बजट लाइन पर, वो यहां आता है, सारे इसी लाइंस के ऊपर आते हैं। ठीक है, चाहे वो 0-0 वाला रिलेशन हो, चाहे इसका 0 के साथ रिलेशन हो, एक्स वाई का कोई भी आता है, ये सारे पॉइंट्स, मतलब ये जितने भी कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं बच्चों, ये बजट लाइन के ऊपर ही आएगा, क्योंकि इनकम जो है वो कांस्टेंट है आपका। तो यहाँ पर देखिए इसके अगर हम इक्वेशन पे जाते हैं तो यहाँ पर क्या कह रहा है, पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई शुड बी स्मॉलर और इक्वल टू एम, यानी एम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स ये चीज़ क्लियर है कि कंज्यूमर जो है वो अपनी इनकम जो है उसका फिक्स्ड इनकम है, वो उससे ज़्यादा स्पेंड तो कर नहीं सकता है। तो इस वजह से यहाँ पर ये इक्वल या स्मॉलर देन होना चाहिए। दैट मीन्स कि दोनों कमोडिटीज पे आप जो भी एक्सपेंसेस कर रहे हो वो अल्टीमेटली या तो आपके इनकम के बराबर हो या उससे कम हो। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दो हम इसमें केसेस लेते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर दो रैंडम पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पे, अब ध्यान दीजिएगा इसको। ये जैसे हमने दो पॉइंट लिया,
जैसे एक ले लेते हैं हम यहाँ पे ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब पॉइंट और ए और पॉइंट बी की खासियत क्या है वो आप यहाँ से समझिए। यहाँ पर दोनों केस में सिमिलर सी चीज़ है, बट दोनों के लिए क्या सिचुएशन की वजह से ये पॉइंट्स यहाँ इस एग्जैक्टली लाइन पर आ रहे हैं, दैट मीन्स कि बजट लाइन और आपका जो एक्सिस होता है वो टच कर रहा है। इसके पीछे पहला केस देखते हैं। ये देखिए पॉइंट ए ग्राफ के ऊपर में यहाँ पर मार्क किया हमने। यहाँ पर क्या केस है, यहाँ पर अगर हम कमोडिटी देखते हैं तो यहाँ पर जो वाई एक्सिस है हमारा, ये वाई एक्सिस आपके लिए गुड वाई के लिए है और ये आपका एक्स एक्सिस जो है वो गुड एक्स के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो एक्स का जो वैल्यू है वो 0, दैट मीन्स कि इस पॉइंट पर हम देख रहे हैं तो वाई का जो है हमने 60 जैसे देखा था, वहाँ पर ये वाला पॉइंट आपका 60 था पिछले वाले जो हमने शेड्यूल में देखा था। और एक्स का पॉइंट, एक्स का अगर हम यूनिट देख रहे थे तो वहाँ पर 0 था, यानी x इज इक्वल टू 0। देन यहाँ पर जो आपका पॉइंट होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, m अपॉन पी वाई, बिकॉज x जो है वो 0 है, ठीक है। तो यानी टोटल इनकम जो है आपका m, उसके ऊपर आप डिवाइड करोगे y से, जो हमने पहला पूरा इनकम खर्च करना था। x हम कोई भी कमोडिटी x का यूज़ नहीं कर रहे हैं, पूरा का पूरा इनकम जो होता है वो हम वाई कमोडिटी है उसके ऊपर खर्च कर दे रहे हैं। तो उस केस में आपका जो टोटल इनकम है दैट इज m या आपका बजट है वो प्राइस ऑफ वाई से डिवाइड कर देंगे। तो ये पॉइंट आपको जो होता है वो शो कर रहा है। जैसे यहाँ पर हमने पिछले वाले ग्राफ, आप इसको समझ लीजिए, ये 60 पॉइंट, ठीक है, 60, और अब x का कोई भी यूनिट यहाँ जो कंज्यूम कर रहे थे वो यहाँ पर नहीं कर रहे थे, बिल्कुल 0 था, ठीक है। तो ये पॉइंट जो था इसकी वैल्यू हमने यहाँ लिखी है a का m अपॉन पी वाई। उसी तरह बच्चों ये सेकंड केस होगा जो इसका ठीक ऑपोजिट होगा, वो ये b पॉइंट पर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, m अपॉन पी एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम y का कोई कमोडिटी मतलब कोई भी यूनिट यूज नहीं कर रहे हैं y कमोडिटी का, और पूरा का पूरा इनकम जो होता है वो हम कहाँ यूज कर रहे हैं, कमोडिटी x को खरीदने में, x को यूज करने में। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 है, इस वजह से इसकी वैल्यू हो जाएगी m अपॉन पी एक्स। तो ये दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। अब जो भी हम स्लोप निकालते हैं बच्चों वो यहाँ से निकालेंगे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में से। तो आपका ये जो होगा, जैसे हम एक ये पॉइंट लेते हैं, ये दोनों, सपोज हमने ये दोनों पॉइंट्स लिए, ठीक है, ये दोनों मार्क किया। अब यहाँ पर जो भी आपके जितने पॉइंट्स होंगे आप कहीं से कहीं का भी स्लोप निकाल सकते हो। बस आपको क्या करना है, ये पॉइंट्स जो ये परपेंडिकुलर वाला पार्ट है, ठीक है, और एक ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। वर्टिकल वाला पार्ट जो होता है ये किस में चेंज दिखा रहा है बच्चों, यहाँ से यहाँ का, यानी ये आपका डेल्टा वाई, यानी चेंज इन यूनिट्स ऑफ वाई, चाहे वो नीचे से ऊपर की तरफ हो चाहे ऊपर से लेके नीचे की तरफ हो, ठीक है, ये आपका चेंज ऑफ वाई शो कर रहा है। उसी तरह बच्चों ये हॉरिजॉन्टल वाला जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी वजह से ये आपका शो कर रहा है डेल्टा एक्स। तो आपका अगर स्लोप हुआ तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ लाइक बजट लाइन विल बी इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। यानी इसको अगर हम प्राइस के सेंस में देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका पी वाई अपॉन पी एक्स अपॉन पी वाई, क्योंकि ये उल्टा होगा ना, पी वाई अपॉन पी एक्स, ठीक है, ये हो गया। तो ये ऐसे करके हम बच्चों स्लोप निकालते हैं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और इसका उल्टा हो जाएगा पी वाई अपॉन पी एक्स, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन से आपको बजट लाइन मिल गया। अब हम आते हैं बच्चों नेक्स्ट पे। अब यहाँ पर बच्चों देखिए दो एजम्पशंस की बात होती है। एजम्पशंस का मतलब क्या होता है, लाइक कोई भी एनालिसिस अगर हम कर रहे हैं तो वहाँ पर इकोनॉमिक्स में दो चीज़ें आपको ध्यान देनी होती है कि इकोनॉमिक्स में अगर आप फ्लक्चुएशंस, अगर आप किसी पीरियड में भी जब एनालिसिस कर रहे हो तो उस टाइम पे अगर फ्लक्चुएशंस होंगे किसी भी फैक्टर ऑफ लाइक कोई भी फैक्टर या वेरिएबल है उसमें अगर फ्लक्चुएशंस होंगे तो आप अपना इकोनॉमिक स्टडी जो होता है वो आप करीब एक्यूरेटली आप कभी भी नहीं कर सकते। तो इसी वजह से इकोनॉमिक्स में हम कोई भी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको
एजम्पशंस लेके चलने पड़ते हैं। जैसे अभी हमने पहले लिया था कि रिसोर्सेज जो है वो हमारे पास फिक्स्ड हैं, ठीक है। दूसरा देखिए इसमें हम लेते हैं कि प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ फिक्स्ड हैं। उसके बाद हम लेते हैं कि कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो होता है वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो रहा है। कंज्यूमर जो होता है वो रैशनल होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे एजम्पशंस लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों दो टाइप के एजम्पशन बजट लाइन में आपको देखने को मिलेगा। इसमें पहला जो होता है वो होता है आपका इनकम ऑफ कंज्यूमर, जो हम पहले बात कर चुके हैं। इनकम ऑफ कंज्यूमर इज फिक्स्ड या कांस्टेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि इनकम लाइफ लॉन्ग फिक्स्ड रहेगी, नहीं तो कंज्यूमर फिर जॉब ही छोड़ देगा। दूसरे केस में देते हैं प्राइसेस ऑफ एक्स एंड वाई आर ऑल्सो फिक्स्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए तो उसका सीधा इफेक्ट कहां पर आएगा, कंजम्पशन ऑफ गुड्स पे। अब सपोज आप एक आइडिया आप लगा के देख लीजिए कि अभी आपकी एक इनकम है पर्टिकुलर लाइक 20,000 रुपीज़। आप उसमें सारा अपना बजट लगा के काम करते हो कि हाँ इतना मुझे यहाँ खर्च करना है, इतना मुझे यहाँ खर्च करना है। सडन आपको एक प्रमोशन मिल जाता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, आपकी सैलरी 50% बढ़ जाती है। इसका रिजल्ट क्या आएगा, आप कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को यूज कर रहे थे। अब क्या होगा, आपके पास 50% इनकम बढ़ गया। कैसे, आपका 20,000 इनकम था, अब आपका 30,000 इनकम हो गया, 10,000 रॉ इंक्रीज। अब इसका जो इंक्रीज है वो कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, दोनों कमोडिटीज का कंजम्पशन जो है वो आप बढ़ा सकते हो या आप एक का कंजम्पशन इंक्रीज कर सकते हो। आपके पास पूरी फ्रीडम होगी क्योंकि अब आपके पास इनकम ही बढ़ गई। तो अगर हमारा इनकम बार बार ऐसे ही फ्लक्चुएट होता रहा, अगर बढ़ रहा है, तो उस केस में आप इनकम के बढ़ने की वजह से कंजम्पशन बढ़ा दोगे। अगर आपका इनकम डाउन हो जाएगा तो आपको कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। जैसे अभी कोरोना के टाइम पे लोगों ने अपने कंजम्पशंस को कंट्रोल कर लिया था बिकॉज उनके इनकम जो थी वो कट के मिल रही थी सैलरीज, और किसी का इनकम जो था वो थोड़ा डिक्लाइन हो गया था, लोगों के बिजनेसेस नहीं चल रहे थे। तो उस केस में क्या कर रहे थे, हम अपने बजट में जो भी एडिशनल चीज़ें होती थी जो हम पहले करते थे उसको कट करने लगे हम, कि हाँ सिर्फ ज़रूरी चीज़ है। जैसे मेडिकल का केस है, हम उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, कि हम डिनाई नहीं कर सकते कि इसमें हम खर्च नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट मैटर है। एजुकेशन का मैटर है वो भी इंपॉर्टेंट है, हमें वहाँ भी खर्च करना है। तो जहाँ जहाँ पे हमको मतलब लाइक हमारे पास जिसे बोलते हैं ना कन्वीनियंस थी कि हम उसमें से खर्च काट सकते हैं। जैसे कि अगर हम रेस्टोरेंट में जाके हर 4 दिन पर जाके एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं, आउटिंग करते हैं, वो पार्ट हम अब वीक में 2 दिन जाते थे तो अब हम वीक में 1 दिन जाएंगे, या मंथ में 4 बार जाते थे तो अब हम मंथ में सिर्फ 2 ही बार जाएंगे। तो ऐसे करके हम खर्च काट के अपना काम करते हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज या डिक्रीज इन इनकम। अगर इंक्रीज हो जाता है तो हमारा कंजम्पशन जो होगा वो बढ़ जाएगा, और अगर डिक्रीज हो गया तो हमारा कंजम्पशन जो होगा वो कम हो जाएगा। तो इसी वजह से हमको बच्चों ये अजम्पशन लेके चलना पड़ता है कि कंज्यूमर का इनकम जो होता है वो फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए, वो फिक्स्ड होना चाहिए। अब प्राइस ऑफ कमोडिटीज पे आ जाते हैं। ये क्या फैक्टर है, अब देखिए इसमें 3 केसेस हो सकते हैं बच्चों। या तो गुड्स लाइक गुड एक्स और गुड वाई में ऐसा हो सकता है कि दोनों में से किसी एक का प्राइस जो होता है वो इंक्रीज हो जाए। दूसरा केस हो सकता है दोनों का इंक्रीज हो जाए, या तीसरा केस हो सकता है कि अदर गुड, यानी दूसरा जो जैसे लाइक पहला केस में हो सकता है कि एक्स का प्राइस इंक्रीज हो जाए, दूसरे में हो सकता है कि एक्स और वाई दोनों का प्राइस इंक्रीज हो जाए, या तीसरे में हो सकता है कि सिर्फ वाई का प्राइस इंक्रीज हो। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं। अब अगर मान लीजिए कि आप एक इनकम को खर्च कर रहे हो एक्स और वाई पे, उस केस में अगर एक्स की का जो है वो प्राइस अगर इंक्रीज हो गया तो आप क्या करोगे, एक्स का कंजम्पशन है वो आपको कम करना पड़ेगा बिकॉज आपके पास इनकम कंस्ट्रेंट है, और वाई है, वाई का प्राइस बढ़ जाएगा तो आपको वाई का खर्च जो होता है वो कम करना पड़ेगा। एक्स पे आप एज यूजुअल जितना खर्च करते हो उतना ही करोगे, और अगर दोनों के प्राइस बढ़ गए तो आपको दोनों का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। तो इस वजह से हम दोनों के प्राइसेस को भी सेम मानते हैं कि हाँ वो फिक्स्ड होगा, वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये हो गए बच्चों ये 2 एजम्पशंस जो होते हैं वो हम लेके चलते हैं आपके इसमें। तो ये मैंने बजट लाइन का हाँ ये पार्ट हमारा हो गया। अब आते हैं बच्चों बजट लाइन में शिफ्ट्स किस केस में हो सकते हैं वो हम देख लेते हैं। चलिए
तो अब देखिए पहला जो हमने वही देखा था हमने, ये दो फैक्टर्स थे बच्चों, यही जो अभी हम बात कर रहे थे कि जो अजम्पशंस लेके चलते हैं, तो अब हम मान के चलते हैं कि वो चेंज हो रहे हैं, तो उस केस में बजट लाइन जो होगा उसमें क्या इफेक्ट आएगा। चलिए अभी तक तो हम मान रहे थे कि बजट लाइन जैसा चल रहा था उसमें हमने अजम्पशन लिया हुआ था। अब इन केस उन दोनों अजम्पशंस में चेंज आ जाता है तो बजट लाइन में क्या चेंज आएगा, लेकिन उसका आउटपुट देखना चाहते हैं कि उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा। तो चलिए इसको हम एक उससे हम रफ फिगर्स के साथ समझते हैं। अब जैसे देखिए पहला बच्चों चेंज इन इनकम का पार्ट आता है, ये आप साथ साथ ड्रॉ करते चलो, ठीक है। चेंज इन इनकम का फैक्टर आता है। अब ये है देखिए हमारा एक नॉर्मल बजट लाइन, जो अभी का जो एट प्रेजेंट हमारा इनकम है उसके हिसाब से हमारा बजट लाइन ये बन रहा है। अब इसको आप यहाँ मार्क कर सकते हो। सपोज हमने M और N ले लिया, ठीक है। अब पहला केस हुआ इसमें भी कि आपकी इनकम जो है, पहला केस में आपकी इनकम इंक्रीज हो गई, इनकम आपका बढ़ गया। तो उस केस में क्या होगा, अब आपके पास एडिशनल एक्सपेंडिचर करने के लिए पैसे हैं, फाइनेंस है, आपका कंजम्पशन जो होगा दोनों गुड्स का बढ़ जाएगा। यानी जो आपका बजट लाइन है बच्चों वो एक राइटवर्ड शिफ्ट ले लेगा, ठीक है। इसको हम राइटवर्ड शिफ्ट बोलते हैं, यहाँ मार्क करते हैं। ये देखिए ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, यानी अब ये आपका बजट लाइन जो है वो M से M1 हो गया और इधर N से N1 हो गया। दैट मीन्स दोनों की तरफ आपका राइट शिफ्ट। अब दूसरा केस बच्चों क्या हो सकता है कि आपकी इनकम जो है वो डिक्रीज हो जाती है, जैसे अभी कोरोना के केस में हुआ, इनकम डिक्रीज हो गई लोगों की। उस केस में क्या होगा, आपको दोनों का कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा। तो उस केस में आपका जो बजट लाइन है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, जैसे हमारा इस केस में हो रहा है। तो अब हम इसको मार्क करते हैं M2 और N2। अब ये देखिए लेफ्टवर्ड आपको शिफ्ट दिख रहा होगा, ठीक है। ये बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये निकलता है कि आपका जो कंजम्पशन होता है वो आपके इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है। आपकी इनकम अगर बढ़ गई तो आपका दोनों गुड्स का कंजम्पशन जो होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। आपकी इनकम अगर डाउन हो गई, कम हो गई, तो उस केस में आपका जो कंजम्पशन होगा वो दूसरे दोनों गुड्स का कम हो जाएगा और रेस्पेक्टिवली आपका जो नॉर्मल बजट लाइन है वो या तो इंक्रीज इन इनकम की वजह से राइट शिफ्ट ले लेगा या फिर डिक्रीज इन इनकम की वजह से लेफ्ट शिफ्ट ले लेगा। ये पार्ट आपने क्लियर कर लिया। अब हम आते हैं बच्चों दूसरे शिफ्ट के बारे में। अब इसमें हम देखेंगे कि प्राइसेस जो हैं बच्चों कमोडिटी के, जो दो कमोडिटीज हम ले रहे हैं X और Y, उस केस में क्या होता है। अब जैसे यहां पर हम लेते हैं एक केस, पहला इसमें केस है चेंज इन। अब ये देखिए प्राइस जो है उसके तीन केसेस बन सकते हैं, चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटीज। पहला हुआ X का प्राइस इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, दूसरा Y का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, या तीसरा केस हो सकता है कि दोनों का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए। तो ये तीन केसेस बन सकते हैं। तो उसके हिसाब से ही हम अपना ग्राफ जो होता है वो बना के देखते हैं। तो चलिए पहला ये हो गया हमारा। सबसे पहले इसमें आपको क्या करना होता है बच्चों, एक सबसे पहले नॉर्मल बजट लाइन बना लेना है आपको पहले, कोई भी ग्राफ बनाने के पहले ये, और आप इसको प्रॉपरली मार्क कर लो। इधर आपका X आ गया, इधर Y आ गया एक्सिस, ये आपका 0, इधर गुड X और इधर गुड Y। ये आपका बेसिक फिगर होता है, इसको हमेशा पहले आपने ड्रॉ कर लेना है। ये मार्क कर लो M, ये मार्क कर लो N। ये हमारा एकदम बेसिक फिगर है, ये आपको हर बार बनाना होगा। अब तो बनाना नहीं होगा, बट आप समझने के लिए बार बार ये बनाएंगे। पहले ये पूरा बनाना पड़ता था और एक्सप्लेन करना पड़ता था। अब इसी से छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझना है, इसलिए आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है, ताकि इससे जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनेंगे वो आप रफ में भी बना के आप आराम से क्लियर कर पाओ कि हाँ आपने जो आंसर करने जा रहे हो वो करेक्ट है। तो वो ध्यान दे के करना बच्चों, नहीं तो
छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से पूरा 1 नंबर गया। ये एकदम मैथ्स बन गया अब, बिल्कुल या तो सही है या तो गलत है। वो केस नहीं है अब बच्चों की हाँ कुछ भी लिख देना, थोड़े कीवर्ड्स मैच कर जाएंगे तो चलो 4 नंबर का क्वेश्चन है तो भाई 2 मिल जाएगा, 1.5 नंबर ही मिल गए, 1 नंबर मिल गया, तो ऐसे आधा नंबर 1 नंबर होते होते काफ़ी मार्क्स मिल जाते थे। अब तो वो अपॉर्चुनिटी आपकी ख़त्म हो गई, तो अब या तो आपके फुल आएंगे या फिर आपके ज़ीरो आएंगे। तो आप बहुत ध्यान से इन चीज़ों को देखते हुए क्वेश्चन को करना, समझना, जहाँ पे ज़रूरत पड़े आप ग्राफ बना के आप समझ लेना, शेड्यूल यूज़ कर लेना, और फिर आपका जो आउटकम आएगा वो आप आंसर सेलेक्ट करना। तो चलिए बच्चों, अब यहाँ पर देखते हैं हम प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। इसमें अगर मान लीजिए वाई जो कमोडिटी है हमारा, ठीक है, उसका प्राइस बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, एक्स का चेंज हो रहा है। तो अब जो अकॉर्डिंग टू द अजम्पशंस हम क्या देखते थे कि अगर प्राइस उसमें हम मानते हैं कि चेंज होता ही नहीं है। अब इन केस हम यहाँ मान रहे हैं कि कमोडिटी एक्स का प्राइस मान लीजिए इंक्रीज हो जाता है बच्चों, क्या होगा आउटकम आपका? इंक्रीज अगर हो गया प्राइस तो आपको यहाँ पर एन जो है इसका कंजम्पशन, ये एक्स है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे आपने लिया हुआ है गुड एक्स का। अभी आप एन कमोडिटी एन यूनिट कंज्यूम कर रहे हो गुड एक्स का, अब इसका प्राइस बढ़ जाता है। तो ये आपका डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। डिमांड का जो हमारा फंक्शन होता है कि कोई भी कमोडिटी का प्राइस अगर बढ़ता है तो उसकी डिमांड या कंजम्पशन जो होता है क्वांटिटी वो कम हो जाती है। तो ये किधर शिफ्ट हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे, ठीक है। यानी जो कंज्यूमर है वो गुड वाई तो उतना ही कंज्यूम करेगा, लेकिन एक्स का जो कंजम्पशन है वो कम कर देगा। तो उस केस में ये प्राइस, ये जो लाइन है ये आपका इधर आ जाएगा। अब दूसरा केस में होगा कि अगर गुड एक्स का प्राइस कम हो जाता है तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा एक्स का पॉइंट, यानी यहां एन से अगर इधर n1 हो गया था तो अब ये n2 हो जाएगा। दैट मीन्स ऑपोजिट रिलेशनशिप आएगा दोनों। तो ये हम बोलते हैं बच्चों, अब यहां देखिए, इसको एक्चुअली हम शिफ्ट नहीं बोल के इसको हम बोलते हैं रोटेशन। रोटेशन का मतलब होता है, अब जैसे इसमें देखा था हमने, ऊपर वाले में इसको हम शिफ्ट बोलते हैं, लेकिन इधर वाले को रोटेशन बोलते हैं। क्यों? यहां पर बच्चों देखिए दोनों पॉइंट्स जो होते हैं वो चेंज हो रहे हैं, लेकिन जब एक पॉइंट स्टैटिक रहता है और दूसरे पॉइंट जो दूसरा एक्सिस पे अगर पॉइंट यहां से वहां मूव होता है लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड, तो ये क्या हो रहा है? एक सर्कुलर मूवमेंट हुआ ना। तो ये आपका समझ लो कि सेंटर ऑफ द सर्कल है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसको हम रोटेशन बोलते हैं। अब जैसे अगर हम यहाँ पर एक सर्कल बना के अगर देखें, अगर हम ऐसे रफ में बना रहा हूं मैं यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे, अब जैसे इसको मैं अगर एक सर्कल के फॉर्म में देखूं तो ये क्या हो रहा है? ये सेंटर हुआ सर्कल का, ये रोटेट हो रहा है, लाइन घड़ी के जो कांटे होते हैं बिल्कुल। तो इसी वजह से बच्चों इसको हम रोटेशन बोलते हैं। ये आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर ये रोटेशन है, ऊपर वाला बच्चों शिफ्ट है। ये तो हुआ कमोडिटी एक्स का केस, इंक्रीज या डिक्रीज का। तो वाई का कांस्टेंट रहेगा, इसकी क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा? जो आपका बजट लाइन है वो रोटेट करेगा, ठीक है, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड। अब आ जाइए बच्चों कमोडिटी वाई के केस में। तो अब वाई का केस होता है तो क्या होगा? ये जो ग्राफ है वो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा होने की वजह से हमारा क्या होना बच्चों? वो यहाँ हम देख के करते हैं, ये बना लिया। अब हम यहाँ सीधा फिगर ड्रॉ करते हैं। ये आपका एक नॉर्मल बजट लाइन है। सबसे पहले आपको मैंने जो बताया आपको वही करना है, MN बना देना है, या आप कुछ भी ले लो, ये MN, ये हमारा बजट लाइन हो गया। बाकी X, Y, 0.0, इधर X, इधर Y, ये बना लिया हमने। अब क्या हो रहा है बच्चों? X जो है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा, Y में चेंज आएगा। अब मान लीजिए कि Y का प्राइस इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया। अब अगर इंक्रीज हो जाता है Y का प्राइस तो आप क्या करेंगे एज ए कंज्यूमर? आप Y का कंजम्पशन कम कर देंगे, X का वही रखेंगे, सेम रखेंगे। तो उस केस में क्या होगा बच्चों? ये होगा M जो है वो आपका नीचे कर देते हैं M1, यानी ये नीचे की तरफ ड्रॉप हो गया और N वही पॉइंट रह गया। अब अगर उल्टा होगा, Y का प्राइस जो होता है वो कम हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा बच्चों? इसका ठीक उल्टा केस, यानी आपका N तो वहीं रहेगा,
y जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो इसकी वजह से आपको मिलेगा m2। ठीक है, n वहीं का वहीं है, m का पॉइंट ऊपर या नीचे शिफ्ट हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू द चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी y। अब बच्चों तीसरा केस आ जाता है हमारा कि दोनों का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। तो अब हम फिर वही चीज करेंगे बच्चों, एक फिगर लेंगे, एक बजट कॉन्स्ट्रेंट बनाएंगे, बजट लाइन बना लेंगे, ये हमारा बन गया। इधर x लिया, इधर y लिया, यहाँ पर 0 लिया, ये कमोडिटी x हो गया, ये कमोडिटी y हो गया, ये आपका m था, ये n था। ये बन गया हमारा बेसिक फिगर। अब हम पहला केस क्या लेंगे बच्चों कि m और n, तो ये हमारा नॉर्मल कांस्टेंट है, अभी जो ये नॉर्मल बजट लाइन है वो है। अब क्या हो रहा है, प्राइस ऑफ कमोडिटी y, अब यहाँ भी दो केस होंगे, या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। दैट मीन्स कि y और x दोनों का प्राइस एक साथ इंक्रीज हो जाए, तो उस केस में क्या होता है, दोनों का प्राइस इंक्रीज हो गया। दैट मीन्स अब आपको दोनों में से क्वांटिटीज को कट करना पड़ेगा बिकॉज यू हैव इनकम कंस्ट्रेंट। तो उस केस में उल्टा होगा और ये बजट लाइन आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ। तो यहां पर आप मार्क कर लो, n से लेफ्टवर्ड शिफ्ट होके n1 हो गया और m से डाउनवर्ड शिफ्ट होके m1 हो गया, यानी बजट लाइन श्रिंक हो गया टुवर्ड्स लेफ्ट, डाउन, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अब इसी का ठीक उल्टा हो जाए बच्चों तो क्या होगा, आप कंजम्पशन को इंक्रीज कर दोगे, यानी दोनों की ज़्यादा क्वांटिटीज आएंगी उस इनकम में, तो आपका कंजम्पशन जो है दोनों क्वांटिटीज जो हैं वो बढ़ जाएंगी, बोथ फॉर x एज वेल एज y। तो ये n पॉइंट जो है इधर n2 की तरफ शिफ्ट हो गया और m पॉइंट वो अपवर्ड लेके m2 की तरफ शिफ्ट हो गया। तो ये आपको बजट लाइन को, आपके बजट लाइन को एक राइटवर्ड शिफ्ट दे देगा। ठीक है, ये बच्चों आपको समझना था बजट लाइन में। अब हमने सारा पार्ट इसका बजट लाइन का डिस्कस कर लिया। इसमें आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आई हो, कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आई हो, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मैं जो भी डाउट्स होंगे वो इकट्ठा करके मैं, अगर उसे ज़रूरत पड़ी तो मैं उसके, या तो अगर मैं वो पॉसिबल है कि मैं उसी कमेंट बॉक्स में ही उसका आंसर दे दूँ तो मैं वहीं दे दूँगा। और अगर वो चीज़ समझाने वाली हुई और काफ़ी लोगों के डाउट्स हुआ तो उस केस में क्या होगा, मैं एक पूरा सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, आपके नाम वहाँ पर मैं लूँगा और उनके डाउट्स को, आपके जितने भी बच्चे हैं उनके डाउट्स को वहाँ क्लियर करूँगा और वो एक सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरा मन लगा के पढ़िए, अपना 100% बच्चों एफर्ट्स दो। आप इकोनॉमिक्स में आप 100 में 100 आराम से स्कोर कर सकते हो, नॉट अ बिग डील, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है कि कहीं ना कहीं से तो कुछ मिस हो जाएगा, ये एकदम मैथ्स की तरह है। अब तो और आप के पास स्कोप बढ़ गया, पहले तो थोड़ा थ्योरी में लिखने विखने में कई बार आपका हो जाता था, बहुत बच्चों से चाह के भी कहीं छोटी मोटी गलतियां हो जाती थी, बट अब तो आपका बच्चों 100% लाना कोई भी बड़ी बात नहीं है। आपको सिर्फ रेगुलरिटी चाहिए, सिंसियरिटी चाहिए एंड रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि आप पीछे से भूलते जाओगे, आगे का पढ़ते जाओगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको क्या करना है, रेगुलर उन चीज़ों को रिवाइज करो, ग्राफ्स को देखो, समझो, उनके रिलेशनशिप्स को समझो, बार बार उसको रिकॉल करो, बार बार रिवाइज करो। तो उससे क्या होगा, और उसके बाद आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आते हैं उनकी प्रैक्टिस करो। तो इससे क्या होगा, हर चीज़ आपके माइंड में हमेशा रहेगी एंड गिव लाइक रेगुलर रिवीजन टू ऑल द कॉन्सेप्ट्स। हर चीज़ को, कॉन्सेप्ट को रेगुलर रिवीजन दीजिए, अपना एक टाइम टेबल बनाइए और उसके हिसाब से आप हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देकर रिवाइज कीजिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए, तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, और वीडियो को बहुत लार्ज स्केल में आप जो है इसको शेयर कीजिए, ताकि हर ज़रूरतमंद बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच जाए और वो इसका पूरा बेनिफिट ले पाए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।